नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आप लगभग 24 घंटे से आप सबसे काफ़ी दूर थे और आपसे आप जैसे कि रोज़ हमारी मुलाकात होती है आपसे, वैसे आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और बिहार परिचय का सेशन भी थोड़ा पीछे रह गया है। तो अभी फ़िलहाल हम आपके समक्ष आ गए हैं, आपके आपके पास बिहार एक परिचय का फिर से वही सीरीज़ लेकर के। तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ करवाए जाएँगे, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाएँगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है, उसका कवर पेज है। आप देख सकते हैं इसको। वस्तुनिष्ठ मतलब कि ये एमसीक्यू का बुक है। इस बुक पे जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू पैटर्न के हैं। सब में 4 ऑप्शन है और आपको चूज करना है। आगे आइए, आगे मैं आपको बता दूं कि ये नवीन संस्करण है, नया एडिशन है, ठीक है। 2022 का अपडेटेड है ये। आगे देखिए, तो इस बुक के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये जो पेज है इसमें आप इस बुक के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए आप इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की का जो नाम है यहाँ बिल्कुल नोटेड है और उसके बाद आपको मिलता है एक बिहार का पॉलिटिकल मैप। आगे अगर हम देखें तो विषय सूची की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति को हमने कंप्लीट करवा दिया है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। स्वतंत्रोत्तर बिहार भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत और शिक्षा एवं साक्षरता और राज्य व्यवस्था, ये जो है पूरा टॉपिक 8 टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बिहार का भूगोल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिहार के भूगोल का ये पहला पेज है और बिहार के भूगोल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। और आई प्रॉमिस कि आज जो मैं है परम आईएएस का जो है 68 बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है वो आज मैं आपको पक्का उपलब्ध करवा दूंगी। आज हमारे चैनल पर उसका डिस्कशन हो जाएगा फ्रेंड्स। और अभी जो आपको एक दिन समस्या हो गई, हम लोग आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए हम लोग बिल्कुल सॉरी हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती है। तो आइए बिहार और भूगोल को बिहार का भूगोल को स्टार्ट करते हैं और इसका जो पहला टॉपिक है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन जो है, शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय का भाग है। तो ये जो फ्रेंड्स है, ये जो कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न अगला स्टेटमेंट है, शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरहा नदी घाटी, जिसको हम लोग दून घाटी भी कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। तो ये जो तीनों कथन है ना बिहार के भौतिक स्वरूप के बारे में, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई आपको बतानी है। तो 24 किलोमीटर में बता दूं कि इसकी लंबाई है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 मीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिकना ठोड़ी दर्रा तक डैश किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है। तो आपको बता दें कि 74 किलोमीटर की लंबाई तक ये विस्तृत है, ठीक है। सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई आपको बतानी है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है, ठीक है। सुमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो आपको बता दूं कि सुमेश्वर श्रेणी में जो है ना नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं, सुमेश्वर दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा और भरधा दर्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर का पठार तक विस्तृत है। तो आपको बताना है कहां तक विस्तृत है। तो 150 मीटर तक ये विस्तृत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो है ना यह सुमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचा है। तो ये जो क्षेत्र है ना ये वाल्मीकि नगर है। ये समुद्र तल से लगभग कितना
100 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बता दें कि दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दक्षिण गंगा मैदान को 4 धराकृतिक इकाइयों में विभाजित की गई है। गंगा का कगाड़, जल्ला और टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विस्पर बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है दक्षिण बिहार के संबंध में, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आइए अपना पहला स्टेटमेंट देखें। उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भाबर, उपतराई चौर या मान, ठीक है। तो ये जो है ना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है उत्तर बिहार के बारे में। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है, भाबर दलदली भाग है जो सुमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगला जो हमारा स्टेटमेंट है उत्तरी बिहार के मैदान के बारे में, ये जो है उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है उत्तर बिहार के बारे में, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। तो जल्लाटाल जो क्षेत्र है वो पटना से लखीसराय के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कैमूर सीरीज से शैल समूह का कल्प है। तो ये जो है ना, विंध्य क्रम का कल्प है, ठीक है। नालंदा जिला में स्थित राजगीर और गिरियक की पहाड़ियों की विशेषता आपको बतानी है। तो ये जो है फ्रेंड्स, राजगीर की पहाड़ियां क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी जो है वो वैभव गिरी 380 मीटर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयनगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है। ये जो चारों है ना, 5 ये वहीं स्थित है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है हमारे बिहार का क्षेत्रफल। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आपको बता दूं कि 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपको बता दें कि बिहार जो है ना, भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, आप याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के बिहार सबसे समीप है। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसी है? तो आयताकार है। 20वां नंबर प्रश्न है हमारा, बिहार का विस्तार आपको बताना है, ठीक है। तो 24 डिग्री 20:10 से लेकर 27 डिग्री 31:15 उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19:50 से 88 डिग्री 70:40 पूर्वी देशांतर तक के बीच हमारा बिहार स्थित है, ठीक है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको बता दूं तो ये जो है ना फ्रेंड्स 345 किलोमीटर है। और बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई आपको बता दें 483 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या आपको बतानी है, तो आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है, ठीक है। और विभाजन जो है, जो कि हमारे 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 का बिहार का जो विभाजन होकर जो नया राज्य बना था, उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो किसके साथ विभाजन हुआ था और कौन सा नया राज्य बना था फ्रेंड्स। तो विभाजन के समय जो है ना, विभाजन से पहले बिहार में कितने प्रमंडल थे? 13, लेकिन अभी कितने हैं? 9। अब आपको जो है ना सूची 1 से सूची 2 को देखना है कि जो पटना है, पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो आपको बता दें, एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। सूची 1 को सूची 2 किसे सही सहसंबंधित कर और इनमें कौन सा बेमेल है, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा बेमेल है। तो पटना में 6 प्रमंडल है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन भागलपुर का गलत है फ्रेंड्स। भागलपुर में 2 प्रमंडल है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन भागलपुर में 2 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, आप याद रखेंगे, भागलपुर और बांका। हमारे पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं और दरभंगा में कितने हैं? 3 जिले हैं, ठीक है। अब आगे आपको देखना है, इसमें भी वही है कि आपको बताना है कि जो बेमेल है हमको उसको बताना है। तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, बिल्कुल करेक्ट। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और मुंगेर प्रमंडल में 5 जिले, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो मुंगेर प्रमंडल है उसमें कितने जिले हैं फ्रेंड्स? 6 जिले हैं टोटल, ठीक है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या आपको बतानी है, तो सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है 3, सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है?
सॉरी गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो डी नंबर है ना, दरभंगा प्रमंडल, आपको पता है कि दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, लेकिन कौन कौन से? दरभंगा, सहरसा, सुपौल नहीं फ्रेंड्स, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ठीक है, आगे हम देखते हैं बिहार के प्रमंडल के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा तथ्य गलत है। इसमें सी नंबर गलत है। सारण प्रमंडल के जिले जो है ना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर और सिवान, ये जो है ना, ये दिया हुआ, ये गलत है। ठीक है, सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, और यहाँ पे कितना बताया गया है? यहाँ 5 बताया गया, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो आप सबको पता है कि बिहार राज्य में वर्तमान में 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण हमारा सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह आपको बताना है। ठीक है, आइए हम देख लें। तो पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। बिहार के कितने जिलों को कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो आपको बता दें कि कुल 18 जिलों को अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी, तो कितनी थी? 37 थी। ठीक है, अब बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला का विभाजन करके बनाया गया है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, जहानाबाद का विभाजन करके बनाया गया अरवल, याद रखेंगे आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के बेसिस पे। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करती है, तो फ्रेंड्स कौन है वो? तो वो है रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है, तो यह है आपका पश्चिम चंपारण। आपको बताना है कि झारखंड से जो स्पर्श करता है बिहार का कौन कौन सा जिला है? तो झारखंड से रोहतास स्पर्श करता है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों की आपको सही समूह बताना है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है आपको पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले, तो ये जो है आपको पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है हमारे बगल का पड़ोसी राज्य है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन कौन सा, मेरे साथ रिपीट करिए, कौन कौन सा? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, आइए हम 41 नंबर का प्रश्न देखें। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो वो जो है बक्सर है फ्रेंड्स। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल को सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो ये जो है आपका समस्तीपुर है फ्रेंड्स। बिहार में अनुमंडलों की संख्या आपको बता दें, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बनाया गया फ्रेंड्स? तो 45.85% जमीन को लेकर बनाया गया झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो कितना प्रतिशत जमीन बच गया था फ्रेंड्स? तो आपको बता दें लगभग 57% जमीन बचा था फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, कौन बना? रांची। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 199। ठीक है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? 44,874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या आपको बतानी है, तो फ्रेंड्स 534 है। बिहार में पंचायत की संख्या 8,398। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई आपको बताना है, तो 173 फीट है। पटना का स्थानीय समय कितना है फ्रेंड्स? क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार को होकर गुजरती है? बिहार से होकर गुजरती है, कौन सी है फ्रेंड्स? 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश से को स्पर्श करती है? तो आप सबको पता है ये नेपाल को स्पर्श करती है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल करेक्ट। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ये तीनों कथन जो है बिहार की सीमा के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य की चौहद्दी आपको बतानी है, तो आपको बता दें कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड
उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वह जिला है किशनगंज। बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य आपको बता दें तो ये जो हमारा बिहार है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो गंगा के उत्तरी मैदान और गंगा दक्षिणी का मैदान, सॉरी दक्षिणी गंगा का मैदान, दोनों में बटा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो कैसे हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुआ है। फ्रेंड्स, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो इसको हम लोग दून घाटी भी कहते हैं। ठीक है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में काम करता है, तो आपको अभी भी मैंने बताया है, सोमेश्वर श्रेणी की। ठीक है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो आपको बता दूं कि 56,980 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल भी पर यह विस्तृत है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो ये जो है ना 33,670 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। ठीक है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये जो है ना 90,650 वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तृत है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब सही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये यही वाला है, पहले घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानदी महानंदा दोआब। ठीक है, कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें कि इसको गंगा सोन दोआब भी कहा जाता है, मगध का मैदान भी कहा जाता है और अंग का मैदान भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 70वां नंबर प्रश्न है हमारा, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से क्या है, तो दक्षिण पूर्व है। ठीक है, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग की ढाल उत्तर से तो दक्षिण है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है, तो दक्षिण से उत्तर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो ये जो है ना 6 सेंटीमीटर है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित है, श्रेणियों में सम्मिलित है। ठीक है, तो रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला दोनों सम्मिलित है। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई आपको बतानी है, तो 6 to 8 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, तो आपको बता दें कि धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट की पहाड़ियां हैं। ठीक है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है किसको, तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है, तो ये जो है ना फ्रेंड्स नवीन मोरदार पर्वत है। कौन सी पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियां किस समूह की है, तो ये जो है ना विंध्यन समूह की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चौड़ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, चौड़। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में काम मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, उसको दियारा कहा जाता है। क्या, दियारा। नालंदा जिले में स्थित है कौन सी पहाड़ियां, तो राजगीर की पहाड़ियां, गिरियक की पहाड़ियां और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियां तीनों स्थित है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियां कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ था, तो आपको बता दें कि इसका निर्माण प्लिस्टोशीन काल में हुआ था। किसमें, प्लिस्टोशीन काल। ठीक है, निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है, तो आपको बता दें कि सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वो बिहार का सर्वोच्च स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है, तो ये है आपको सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई आपको बता दें तो 874 मीटर है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये जो है ना इनमें से कोई नहीं, ना इसमें से कोई नहीं है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो आप सबको पता है ये बागमती नदी है। फ्रेंड्स, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने में पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है ना सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता, ये जो कथन है ना ये बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिम सीमा पर अवस्थित है, तो ये जो कथन है ना ये बिल्कुल करेक्ट है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो ये जो है ना 53 मीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं,
सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये करीब 75 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो उसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर, कौन सा? टेथिस सागर। अभ्रक प्रधान शीर्ष चट्टाने जिले के किस समूह में पाई जाती है? तो ये जो है ना, जिले के बांका जमुई नवादा समूह में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो इनमें जो है ना, परतदार चट्टान की प्रधानता है। इनमें गलत जोड़े की पहचान करनी है आपको, तो इसमें जो गलत जोड़ा है ना, ये जो है भागलपुर में जो मंदार पर्वत दिखाया गया है ना, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, अभी मद्य निषेध वाला भी आ गया है फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एक जो भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसके लिए आपको एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी और जो भी एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक बुक्स होते हैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसलिए आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, एग्जाम वर्ल्ड के चैनल पर नए हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हुए और हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। आपको बताना है कि बिहार की जलवायु कैसी है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि बिहार की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु। कौन कैसी जलवायु? आर्द्र उपोष्ण कटिबंधी जलवायु है। ठीक है, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु क्या है? उपोष्ण और आर्द्र दोनों है। ठीक है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र है। ये जो पेज है ये दोबारा आ गया है, इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग की जलवायु आपको बतानी है, तो कैसी है? आर्द्र शुष्क। ठीक है, बिहार की जलवायु में कितना मौसम प्रचलित है? तो यहाँ पे 3 मौसम प्रचलित है फ्रेंड्स, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। बिहार की जलवायु को कहा जाता है तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान कौन सा है? तो ये जो है पटना है। बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो ये जो स्थल है ना, वो गया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होता है? तो ये जो है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो ये जो है अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ करता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो ये जो है ना, भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली चक्रवातों के कारण होती है। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो ये जो है फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्टर से और दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों से प्राप्त होती है। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो उसकी रफ्तार जो है ना 8 to 16 किलोमीटर पर आवर होती है। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, कौन सी मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो ये ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। बिहार में शीत ऋतु में झज्जावतीय वर्षा होने का कारण? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, मानसूनी हवा और चक्रवातीय तूफान दोनों है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है तो उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो ये अप्रैल के माह में रहता है। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कैसी होती है फ्रेंड्स? तो ये बढ़ जाती है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये जो है ना 90% होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये जो है फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ना नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी और आम्र बौछार, तीनों के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 25वां नंबर प्रश्न, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो आपको बता दें, बिहार जो है वहां पर मानसून का आगमन होता है 15 से लेकर 20 जून को। ठीक है, अब है हमारे पास 2 सूची और दोनों को हमको क्या करना है? मैच करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कृषि जलवायु क्षेत्र, जलवायविक क्षेत्र आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि बिहार में इसका क्षेत्रफल कितना है।
ठीक है, तो उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 29.87%। दक्षिणी बिहार मैदान 23.71%। छोटा नागपुर का पठार जो है उसका 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ियां 20.28%। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स 15 अक्टूबर तक रहता है। नॉर्थ वेस्टर की उत्पत्ति कहां से होती है? जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स वो बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना होती है? तो यहाँ जो है ना पाला गिरने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा आपको बताना है। तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व में चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों में के फसलों को होता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स ये होता है किशनगंज, कटिहार और अररिया जिले के फसलों को। बिहार का औसतन वर्षापात आपको बताना है 2001 से लेकर 2019 तक का डेटा पे आपको बताना है। तो ये जो था ना फ्रेंड्स 993 किलो सॉरी मिमी मतलब मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में वर्षा औसत दिनों की संख्या, वर्षा होने की औसत दिनों की संख्या कितनी होती है यहाँ पे? तो ये जो होती है 42.8। ठीक है, बिहार राज्य के किन भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी भाग है जहां सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है, तो कौन कौन से? तो उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार के में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज किया गया था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स 1094.4 मिलीमीटर। ठीक है, सितंबर 2020 तक बिहार में वार्षिक वर्षापात हुआ कितना? 1362.5 मिलीमीटर। वर्ष 19-20 में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में हुआ, सॉरी किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में? तो ये किशनगंज में हुआ था। वर्ष 19-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई थी? तो ये सबसे कम वर्षा हुआ था अरवल में। बिहार में गंगा की लंबाई आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबको याद होना चाहिए। बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र आपको बताना है, तो यह है 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? यहाँ पे बारहमासी और मौसमी दोनों तरह की नदियां पाई जाती है। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसतन क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स गंडक बाया में है। ठीक है, बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषक की माप प्रति लीटर आपको मिलीग्राम बताना है। तो कितना है फ्रेंड्स? तो ये जो है ना 0.5 है। ठीक है, बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम था, कितना था फ्रेंड्स? तो ये जो है ना 6.4 था। बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त संतुलन, आई थिंक संतुलन होगा, पर्याप्त संतुलन जरूरी है कितना फ्रेंड्स? तो 2.1 से लेकर के 10.2 मिलीग्राम लीटर। ठीक है, बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कॉलीफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है, कितना फ्रेंड्स? तो ये 2100 एमपीएन। ठीक है, 2100 एमपीएन आप याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में सारी चीजों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा आपको बतानी है। ठीक है, तो 21 अरब घन मीटर। ठीक है, 21 अरब घन मीटर आप याद रखेंगे। बिहार में जमीन के अंदर, बिल्कुल गलत उच्चारण कर दिया मैंने। बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर आपको बतानी कितना है? तो 45.8%। ठीक है, और पूरे भारत में कितना है? ये 63.3%। बिहार में धरती के अंदर वर्ष के कुल कितना पानी पहुंचता है? तो 31.4 अरब घन मीटर पानी पहुंचता है। ठीक है, और 21 अरब घन मीटर हम लोग निकाल लेते हैं, और ये बस बिहार की बात है। बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला, तो ये अग्रणी जिला जो है पश्चिम चंपारण है। बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ, तो कहाँ किसके लिए यूज हुआ सबसे ज्यादा? तो ये जो है ना सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा यूज हुआ था। सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा रहा था? तो ये मुजफ्फरपुर रहा था फ्रेंड्स। बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ? तो ये सबसे अधिक हुआ था जहानाबाद में। बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसतन
दोहन राज्य की औसत से अधिक था। तो ये जो है ना फ्रेंड्स टोटल 19 जिला था। बिहार में भूजल संसाधन की गुणवत्ता के संबंध में सत्य आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए हम स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। पहला स्टेटमेंट है बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रट, आर्सेनिक और आयरन जो पानी के लिए लिहाज से हानिकारक है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया था, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है बिहार में भूजल संसाधन की गुणवत्ता के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नव भूमियों की संख्या कितनी है? तो 285 है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक नव भूमियां हैं तो प्राकृतिक, अंतस्थलीय है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है, तो ये जो है ना 7306 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है, जो राज्य के कुल वनाच्छादन का कितना है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स ये 4.56% है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का है कितना परसेंट फ्रेंड्स? तो आपको बता दें कि 7.76% है। ठीक है, वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षादन मिलाकर कितना क्षेत्र है? तो ये जो है 9309 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षादन और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स 9.9% था। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है, तो ये पश्चिम चंपारण है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपको बता दें 4 जिला, तो वो है आपको कैमूर पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। ठीक है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले की है? तो ये जो है कैमूर की है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता के कल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वाला जिला, तो ये आपको फ्रेंड्स है जमुई। ठीक है, भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन वाले जिलों का समूह आपको बताना है, तो ये अति सघन वन जो है उसके जिलों वाला समूह जो है पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई, लखीसराय है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन की वृद्धि हुई थी, तो कितने परसेंट हुई थी? तो 0.77% हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है? तो ये जो है ना जहानाबाद है, जहां वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है कितने हैं फ्रेंड्स? तो ये 6877 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट कुल दर्ज वन क्षेत्र है? तो ये जो है ना 7.3% है। भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का अंदर विच्छादन है कितना है? तो ये जो है ना 4769 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है? तो ये जो है ना बिहार का जिला है पश्चिम चंपारण। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला है, तो ये गया है। बिहार में कृषि वानिकी एवं मत्स्याखेट के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली निर्माण में हिस्सा है, तो 8.2% है। ठीक है, वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक था, तो कितना था फ्रेंड्स? तो आपको बता दूं कि 55,239 टन था। बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन्य कार्बन स्टॉक था, तो किसका था? मृदा जैव कार्बन का। ठीक है, बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वन्य भूमि का प्रयोग 2010-11 से 2018-19 में कितना हुआ है? तो ये जो है ना 1819.68 हेक्टेयर में हुआ है। ठीक है, बिहार में 2019-20 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए हैं? तो ये 423 मामले चिन्हित किए गए थे। वर्ष 2019 में बिहार में वन्य विभाग का राजस्व है, तो ये जो था फ्रेंड्स ये 20.3 करोड़ था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर का प्रश्न है, कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना, ठीक है, अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया था? तो ये जो है ना 2009-10 में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई थी। तो आपको बता दें जो इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स ये हुई थी 9 अगस्त 2019 को, ठीक है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया था? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। तो आइए कथन को पढ़ते हैं। इस योजना का मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से रोकना है। तो बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत एक सदस्य 2 पेड़ लगाने का शपथ लेते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना में के लोगों पर जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली, ये लिखा हुआ रहता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये 25 सितंबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ये जो चारों कथन है जल जीवन हरियाली योजना के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019-20 और 21-22 के मध्य कुल 3 वर्षों में कितना व्यय का प्रावधान था? तो ये जो है ना फ्रेंड्स आपको बता दें कि 24,524 करोड़ रुपए का प्रावधान था। बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो स्टेटमेंट है, पटना मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में खेतों में फसलों की ठूठ जलाने हवा में करणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कथन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बिहार में वायु प्रदूषण से लेकर, ठीक है। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से बढ़कर 2018 में कितनी हो गई थी? तो आपको बता दें 31 हो गई थी, ठीक है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में ना आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो है ना सदाबहार वन शामिल नहीं है, ठीक है। बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये जो है ना फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं आपको शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दो भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो ये जो हमारा जिला है ना फ्रेंड्स ये है आपको सहरसा, पूर्णिया और अररिया, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं यहाँ पे। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये जो है ना शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं तो उत्तरी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी स्थित पहाड़ियां दोनों में पाए जाते हैं। बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये जो है ना 893.7 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो आपको बता दें मुंगेर में है। अब आपको कुछ जैविक उद्यान का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो आइए हम देखें संजय गांधी जैविक उद्यान, ये आप सबको पता है कि ये पटना में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, तो ये चंपारण में स्थित है, ठीक है। और ये कैमूर अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये स्थित है रोहतास में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो ये बोध गया में स्थित है। अब गौतम बुद्ध और बोध गया आपको पता है कि कितना कनेक्टेड है, तो आप याद रख सकते हैं। और राजगीर की बात करें तो ये नालंदा में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट, आपको पता है, इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आगे आइए हम देखते हैं उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी बिहार स्थित है? तो किस जिले में कुशेश्वर पक्षी बिहार स्थित है? तो ये आपको बता दें कि दरभंगा में स्थित है। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है? तो आप सबको पता है कि भागलपुर में है। पंत वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपको बता दें नालंदा में स्थित है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित कहाँ है? तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, आप याद रखेंगे ये जमुई में स्थित है। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि ये भी जमुई में स्थित है, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। ये आपको बता दूं कि ये बिहार एक परिचय का एक पार्ट है यही, और इसमें हमने स्टार्ट किया है बिहार का भूगोल को मैंने स्टार्ट किया है। तो एक पार्ट इसका और करवाऊंगी तो बिहार का भूगोल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और कोशिश है कि 3 से 4 वीडियो और आए तो बिहार एक परिचय का जो ये बुक है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे मैं अभी एरुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी लाने वाली हूँ।
तो आप लोग हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास फटाफट से चला जाए और आप हमारे वीडियो जो भी आते हैं